हाय एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसिड ड्राइव के बारे में। एसिड ड्राइव की यदि बात किया जाएगा तो एसिड ड्राइव में मेनली हम लोग यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर के ड्राइव की बात करते हैं। डीसी ड्राइव की यदि बात करते हैं तो डीसी ड्राइव में हम लोग डीसी मोटर की बात करते हैं और एसिड ड्राइव में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम लोग ड्राइव की बात करते हैं तो हम लोग को मेनली यहाँ पे निकल जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस के बेसिस पे, ठीक। और जितना भी इंडस्ट्री में जनरली लोड के लिए जो भी मोटर अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है, वो किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसका पावर रेटिंग काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग आज एसिड ड्राइव देखने वाले हैं और एसिड ड्राइव में हम लोग को जो सिलेबस में मेंशन है ड्राइव पढ़ने के लिए, वो सारे हम लोग ड्राइव आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट एसिड ड्राइव में यहाँ पे आएगा आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी PWM वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होगा। PWM इन्वर्टर आपको ऑलरेडी बता दिया गया, पल्स विड मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ हम लोग लॉजिक समझेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं और किस प्रकार से इंडक्शन मोटर के फ्रीक्वेंसी, किस प्रकार से इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर जो भी है उसमें जो आपका रोटेटिंग फ्लक्स है, ठीक है, रोटेटिंग फ्लक्स है, यानी कि फील्ड कर सकते हैं तो NS इक्वल टू होता है 120 F/P। तो जब भी हम लोग को इंडक्शन मोटर के स्पीड को वैरी करना होता है तो या तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं और नहीं तो नंबर ऑफ पोल को वैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पोल को वैरी करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को वैरी करने के लिए जनरली प्रीफर करते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो आपका जो NS स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, ये कंट्रोल होगा। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट करता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि उसको कैचअप करने के लिए इंडक्शन मोटर में जो रोटर फ्लक्स होता है वो रोटेट करता है, और उसी के प्रिंसिपल यानी कि इंडक्शन के प्रिंसिपल पे इंडक्शन मोटर वर्क करता है। तो जाहिर सी बात है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके यदि NS को कंट्रोल किया जाएगा तो जो मोटर का स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी समझते हैं कि जब भी हम लोग को वोल्टेज कंट्रोल करने की बात आता है तो वोल्टेज कंट्रोल हम लोग करते हैं रेक्टिफायर से, यानी कि जिसको बोलते हैं कंट्रोल कन्वर्टर, जो थायरिस्टर लगा करके बनाया जाता है। लेकिन जब भी बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर में हम लोग जितना फ्रीक्वेंसी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग थायरिस्टर एंगल को चेंज करते हैं, जिससे हम लोग को डिजायर फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होता है। तो इस प्रकार से यदि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम लोग को ऑब्टेन करना होगा तो हम लोग यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो हम लोग को इन्वर्टर से लेना पड़ेगा। यानी कि जो इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर पे यदि सप्लाई देना होगा तो वो सप्लाई ऐसा होना चाहिए कि इंडक्शन मोटर का आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन मोटर सॉरी यहाँ पे इन्वर्टर होना चाहिए। जो भी इंडक्शन मोटर का सप्लाई कनेक्ट होना चाहिए वो इन्वर्टर के आउटपुट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी वैरी करना होगा तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है कि इन्वर्टर जो है वहाँ से फ्रीक्वेंसी को वैरी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि इन्वर्टर लगाते हैं, ठीक है। इन्वर्टर के आउटपुट हम लोग मोटर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर हम लोग करते क्या है, तो इन्वर्टर हम लोग ये करते हैं कि उस पर DC अप्लाई करते हैं और वो ऑब्टेन करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है AC वोल्टेज। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में हम लोग यहाँ पे AC ड्राइव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि AC मशीन रन करना होगा। तो जहाँ पर यदि मान ली कि DC सप्लाई अवेलेबल है, वहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे उस DC सप्लाई को इन्वर्टर पे इनपुट देंगे और उस इनपुट को यानी कि DC इनपुट को इन्वर्टर AC में कन्वर्ट करेगा विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में होता क्या है कि DC डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे 3 फेज AC अवेलेबल होता है। तब उस 3 फेज AC वोल्टेज को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि DC में कन्वर्ट करते हैं, और उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे 3 फेज रेक्टिफायर, और यहाँ पे 3 फेज डायोड रेक्टिफायर लगाएंगे, क्योंकि अभी हम जस्ट बता रहे थे कि जहाँ पर भी वोल्टेज कंट्रोल करने की बात होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं थायरिस्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी कि जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज नहीं कंट्रोल करना है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे
डायोड रेक्टिफायर जो कि अनकंट्रोल्ड हो। तो 3 फेज सप्लाई को डायोड रेक्टिफायर पे अप्लाई करेंगे तो ये रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग को डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब जैसे डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा तो हम लोग करते क्या है कि रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, और इन्वर्टर के डीसी इनपुट को कनेक्ट करते हैं विथ द डीसी लिंक। डीसी लिंक का मतलब क्या होता है कि इन्वर्टर के इनपुट और रेक्टिफायर के आउटपुट को कनेक्ट करते हैं विथ ए कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर लगाने का फंक्शन ये होता है कि कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, जिससे क्या होता है कि जो भी वोल्टेज ऑब्टेन होता है रेक्टिफायर से वही कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इन्वर्टर के इनपुट पे, ठीक है। तो कांस्टेंट वोल्टेज बनाने के लिए डीसी लिंक यानी कि हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं जिससे हम लोग रेक्टिफायर का आउटपुट और इन्वर्टर के इनपुट को कनेक्ट कर पाते हैं। अब जैसे ये डीसी इन्वर्टर के पास जाएगा तो इन्वर्टर में जो भी थायरिस्टर कनेक्ट होगा उसके फायरिंग एंगल को चेंज करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी डिजायर होगा फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना रिक्वायरमेंट होगा उतना फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी वैरी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को वैरी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी वैरी करके जो भी यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकलेगा जो इन्वर्टर 3 फेज सप्लाई देगा उस 3 फेज सप्लाई से इंडक्शन मोटर को रन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी PWM वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा विशेष ये अभी स्टडी नहीं करना है या डील में नहीं जाना है डिटेल में कि PWM इन्वर्टर क्या होता है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पहले आपको बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम में इसको डील करने की बात आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका ब्लॉक डायग्राम बताना है और इसको एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा कनेक्शन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्या आपको बता दिया गया कि रेक्टिफायर क्यों लगाएंगे, डीसी लिंक क्यों लगाएंगे और रेक्टिफायर में भी डायोड रेक्टिफायर क्यों लगाएंगे और इन्वर्टर क्यों लगाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब यार सेकंड की बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में यहाँ पे है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब यहाँ भी सेम चीज है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, यानी कि यहाँ भी वैरी करना है फ्रीक्वेंसी को ही, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी को ही वैरी करना है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्टर का नेचर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टर का नेचर कैसा है तो स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। तो स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इस सर्किट डायग्राम को याद रखना है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम को आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस सर्किट डायग्राम को आप याद रखेंगे और जैसे कनेक्शन किया गया वैसे कनेक्शन बनाना है और जो यहाँ पे हम समझा रहे हैं उस बात को केवल वहाँ पे आपको लिख देना होगा। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 6 थायरिस्टर और 6 डायोड लगाया जाता है। थायरिस्टर तो हम लोग जान रहे हैं क्यों लगाया जाता है, तो थायरिस्टर लगाया जाता है कि क्योंकि 3 फेज है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं RYB 3 फेज कनेक्ट करते हैं, लेकिन सभी थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में एक एक डायोड लगाते हैं। जैसे T1 के एंटी पैरेलल में D1 डायोड है, T3 के एंटी पैरेलल में D3 है, T5 से D5 है, उसी प्रकार से T2 के एंटी पैरेलल में D2 है, T4 के एंटी पैरेलल में D4 है और T6 के एंटी पैरेलल में D6 है। डायोड हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी मोटर होता है तो मोटर की वाइंडिंग में इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, एनर्जी स्टोर करता है, तो उसको रिलीज करने के लिए जो रिलीजिंग पाथ प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है थ्रू द डायोड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायोड लगाते हैं। यदि यहाँ पे इंडक्शन मोटर नहीं लगा के यहाँ पे कोई केवल रेजिस्टिव लोड लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को डायोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड इसलिए दिखाया गया है ताकि ये इंडक्शन मोटर है, मोटर में कॉइल होगा, कॉइल में इंडक्टेंस होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर किया जाएगा जिसको रिलीज करने की नेसेसिटी पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पे T1 कनेक्ट होगा, ठीक है, T3 T5, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होगा T2 T4 T6 और सभी के एंटी पैरेलल में डायोड कनेक्ट करना है। अब डायोड कनेक्ट करेंगे, अब इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से लाइन कनेक्ट करके यहाँ से हम लोग लेंगे एक टर्मिनल जिसको बोल देंगे R फेज, ठीक है, दूसरा लेंगे Y फेज, ठीक है, तीसरा लेंगे B फेज। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा
ये चीज़ याद रखना है कि जितना भी आर वाई फेज है वो पॉजिटिव सीक्वेंस में होना चाहिए। पॉजिटिव सीक्वेंस कहने का मतलब है कि जो भी फेज है वो फेज रोटेट करना चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है, विथ एंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री। यानी कि देखिए आर फेज यहाँ पे है, ठीक है, अब आर फेज से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट है 120 एंगल वाई है, और वाई से अगेन 120 डिस्प्लेसमेंट है बी, और ठीक बी से आर हो जाएगा 120 डिस्प्लेस। तो ये कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकार से फेज सीक्वेंस लिया गया है कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। और जनरली हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की ही बात हमेशा करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो जब भी इस सीक्वेंस में यदि कनेक्ट करेंगे तो हमेशा इसी रूप से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट में कनेक्ट करना है आर को, सेकेंड में वाई को, और थर्ड में डी फेज को। तो ये इंडक्शन मोटर है। अब यहाँ पे बात है कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो अभी जस्ट हम बता रहे थे यहाँ पे कि जो इन्वर्टर का काम अभी यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि जनरली जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट वोल्टेज का उसको हम लोग वैरी कर सकते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को वैरी करने के लिए क्या करना होता है, तो थायरिस्टर का जो ट्रिगरिंग एंगल है उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे क्या करेंगे, वैरी करेंगे। जब ट्रिगरिंग एंगल वैरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी वैरी होगा, और जब फ्रीक्वेंसी वैरी होगा तो जाहिर सी बात है कि मोटर का स्पीड वैरी करेगा। तो इस प्रकार से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को वैरी कर सकते हैं, यानी कि एसी ड्राइव में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आगे नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करंट सोर्स इन्वर्टर। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करंट सोर्स इन्वर्टर, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे करंट सोर्स इन्वर्टर, यानी कि अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी को वैरी किया जाएगा वो किया जाएगा करंट सोर्स इन्वर्टर के द्वारा। तो सिंपल सी फंडा कि करंट सोर्स इन्वर्टर है, मतलब कि यहाँ पे जो इनपुट हम लोग देंगे मेनली वो देंगे करंट सोर्स के रूप में, ठीक है, करंट देंगे सोर्स के रूप में। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगाएंगे। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मतलब कि करंट होगा वो कांस्टेंट करंट जाना चाहिए, यानी कि जितना हम लोग करंट का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही करंट यहाँ पे भेजेंगे, और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगाना जरूरी है, ठीक है। तो 3 फेज सप्लाई देंगे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे, यहाँ से 3 फेज जो रेक्टिफायर है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब डीसी में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए कांस्टेंट करंट। अब कांस्टेंट करंट बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी सर्किट में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे हाई इंडक्टेंस वाला इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिए कि एक लगा दिए इंडक्टर, जिसको बोल रहे हैं डीसी लिंक। डीसी लिंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन किया जा रहा है वो रेक्टिफायर के आउटपुट और इन्वर्टर के इनपुट किस द्वारा किया जा रहा है। तो रेक्टिफायर के आउटपुट भी डीसी होता है और इन्वर्टर के इनपुट भी डीसी होता है। तो डीसी से डीसी कनेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे डीसी लिंक। और यहाँ पे डीसी लिंक में इंडक्टर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स में जो इनपुट करंट देना है वो हमेशा कांस्टेंट करंट होना चाहिए। तो जब कांस्टेंट करंट होना चाहिए तो कांस्टेंट करंट बनाने के लिए यहाँ पे एक सीरीज में लगा देंगे इंडक्टर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करंट सोर्स इन्वर्टर पे जाएगा कांस्टेंट करंट, तो यहाँ से हम लोग को सिंपली क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी को वैरी करना है। फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मोटर के स्पीड को वैरी किया जा सकता है इन इजी वे, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट था कि फ्रीक्वेंसी को वैरी करना है, लेकिन यहाँ पे करंट सोर्स इन्वर्टर लगा है। तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम में वही लिखना होगा कि फंक्शन कैसे करता है, ना तो आपको रेक्टिफायर और ना तो इन्वर्टर और ना तो डीसी लिंक का पूरा फंक्शन लिखना है, सिर्फ लिखना है कि ऐसा कनेक्शन क्यों हम लोग करते हैं, मेन पर्पस, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी आपको डिस्कस किया गया है। अब इसमें एक लास्ट आता है साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव। साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव में आपको कुछ नहीं करना है। साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव में हम लोग साइक्लो कन्वर्टर जानते हैं कि ऑलरेडी क्या होता है, तो साइक्लो कन्वर्टर जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वैरी करता है उसको बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर। और अभी हम लोग इसमें ऊपर में तीनों में यही स्टडी किए हैं कि जब भी मोटर के स्पीड को वैरी करना होगा तो फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे, यानी कि साइक्लो कन्वर्टर डायरेक्ट लगा करके भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बना सकते हैं जिससे मोटर स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है।
तो यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर का हम लोग 2 टाइप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको लिखने की जरूरत है और ज़्यादा कुछ विशेष सर्किट डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि साइक्लो कन्वर्टर का जो थ्योरी, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव में लिखाया गया वो सेम टू सेम लिख देना है और आपको फाइनली लास्ट में ये लिख देना है कि स्पीड को फ्रीक्वेंसी को वैरी करके इंडक्शन मोटर के स्पीड को वैरी कर सकते हैं, जिसको हम लोग मोस्टली ड्राइव में यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी लिखने की जरूरत है नहीं, आपको जो लिखाया गया कन्वर्टर में उसी चीज़ को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है चॉपर ड्राइव, ठीक है। तो चॉपर ड्राइव हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये डीसी ड्राइव के अंतर्गत आता है, ठीक है, डीसी ड्राइव के कैटेगरी में आता है। तो चॉपर ड्राइव को यहाँ पे छोड़ दिया गया था इसलिए ताकि इसमें कुछ विशेष आपको लिखने की जरूरत नहीं और कुछ विशेष इसमें आपको तैयारी की करने की जरूरत नहीं। यदि आप चॉपर पढ़े हुए हैं तब चॉपर आपको 2 टाइप का बताया गया है, एक बताया गया है स्टेप डाउन और एक बताया गया स्टेप अप। तो जो स्टेप डाउन में जो फंक्शन बताया गया है कि किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज कम किया जाता है और स्टेप अप चॉपर में आपको जैसे बताया गया है कि किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज को इनपुट से बढ़ाया जाता है, ठीक है, इंक्रीज किया जाता है। तो ये कंसेप्ट को आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि जो सेम टू सेम कंसेप्ट, ठीक है। जैसे हम लोग यदि बात करते हैं स्टेप डाउन चॉपर की, तो स्टेप डाउन चॉपर में हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये डीसी इनपुट रहता है, यहाँ पे रहता है चॉपर, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ये रहता है चॉपर और यहाँ पे हम लोग को रहता था लोड। ये सिंपल हम बता रहे हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की। तो ये चॉपर होता था और ये होता था लोड और यहाँ पे एक होता था फ्री व्हीलिंग डैम्प, ठीक है, एफडी, और ये होता था वोल्टेज डीसी सोर्स और ये होता था लोड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि जब आरएल लोड होता था तो एफडी कनेक्ट करते थे, आरएल लोड नहीं होता था तो यहाँ पे एफडी कनेक्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे लोड की बात करेंगे, जब हम लोग चॉपर पढ़ते हैं जनरली तो वहाँ पे हम लोग लोड लेके चलते हैं, आरएल लोड, ये सब लोड। लेकिन जब हम लोग ड्राइव की बात करते हैं वो भी डीसी ड्राइव, तो हमेशा लोड के रूप में यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर को, और डीसी सीरीज मोटर को लोड के रूप में यूज करते हैं। तो जब आपको स्टेप डाउन चॉपर ड्राइव यदि लिखना होगा, ठीक है, स्टेप डाउन चॉपर ड्राइव, ठीक है, ड्राइव का टॉपिक में यानी ड्राइव के इक्वेशन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सर्किट डायग्राम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में है वही सेम टू सेम सर्किट डायग्राम बनेगा, वेव फॉर्म बनेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करना होगा कि जो यहाँ पे लोड कनेक्ट है उस लोड के जगह पे इस प्रकार से आपको मोटर कनेक्ट कर देना, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक मोटर, इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से कनेक्ट करके जो वेवफॉर्म आपको स्टेप डाउन चॉपर ड्राइव में बताया गया वही वेवफॉर्म वहां पे भी ड्रॉ कर देना है और सेम टू सेम सारा चीज, फॉर्मूला वगैरह सारा चीज वही अप्लाई हो जाएगा। यदि स्टेप अप चॉपर ड्राइव की बात करेंगे तो इसमें भी वही होगा कि जो जनरली चॉपर में आपको बताया गया स्टेप अप चॉपर, ठीक है, उसी का आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। केवल करना क्या है कि जहाँ पे लोड आरएल लोड वगैरह रहेगा वहाँ पे मोटर लोड से रिप्लेस कर देना है, यानी कि वहाँ पे मोटर कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, और जो भी वेव फॉर्म स्टेप अप चॉपर में बताया गया था वही वेव फॉर्म यहाँ भी चलेगा, सारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ज़्यादा आपको विशेष कुछ मतलब कि अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कन्वर्टर और चॉपर, ठीक है, कन्वर्टर चॉपर और इन्वर्टर यदि अच्छा से आपको क्लियर है तो इस टॉपिक को आप आसानी से एग्जाम में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब यहीं स्टॉप करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पर हम लोग देखेंगे बैटरी चार्जिंग, ठीक है, स्टैटिक स्विचेज, ठीक है, स्टैटिक एसी स्विच, स्टैटिक डीसी स्विच, बैटरी चार्जिंग देखेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक हीटिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग को मिलेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है।